दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के विस्तृत अध्ययन के क्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है प्राचीन भारत का इतिहास। आज की वीडियो में हम भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं प्राचीन इतिहास का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के विभाजन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो बहुत ही सामान्य है दोस्तों, इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए भारत के प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा है। एक भाग है, याद कर लीजिए, प्रागैतिहासिक। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा विभाजन है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं कि इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए भारत के प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले आइए जान लेते हैं। दोस्तों ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसकी संज्ञा इतिहास के उस कालखंड को दी जाती है जिसमें जानकारी के लिए लिखित साधनों का अभाव था, यानी ऐसा समय या ऐसा काल जिसमें लिखित साधन नहीं थे और उस समय मानव सभ्यता से कोसों दूर था। और इस काल के इतिहास के बारे में जानकारी पत्थर के उपकरण, खिलौने और मिट्टी के बर्तन। तो पत्थर के उपकरण, मिट्टी के खिलौने, बर्तन इत्यादि से इस काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है और इस काल में किसी भी लिखित साक्ष्य का अभाव है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है। तो इस काल की संज्ञा इतिहास के उस खंड को दी गई है जिसकी जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्य दोस्तों कुछ तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो है उसके बारे में या वो लिपि इतनी कठिन है या गूढ़ है कि इसके बारे में हम लोग या इतिहासकार जान नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। और इसी लिपि के अंतर्गत अगर जो हम मोटे मोटे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, इन दोनों को इसी काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो जान लीजिए दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में जो है लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उनकी लिपि इतनी गूढ़ है कि इतिहासकार इसे समझ नहीं पाए हैं या पढ़ नहीं पाए हैं। और लिपि के स्पष्ट प्रमाण आप जानते हैं कि सिंधु घाटी से मिलते ही हैं, लेकिन उनका वाचन अभी तक नहीं हो सका है। और वैदिक काल में क्यों? तो वैदिक काल में आप जान लीजिए कि जो शिक्षा की पद्धति थी वो मौखिक थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक याद करके जो चीज़ें थी उनको तैयार कराया जाता था। तीसरा जो विभाजन है आप जान लीजिए वो है ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड है जिसमें मानव अपेक्षाकृत सभ्य हो चुका था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव अन्य कालों की अपेक्षा थोड़ा सभ्य हो चुका था। इसके अलावा इस काल की जानकारी के रूप में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक काल की। इस काल की जानकारी के लिए लिखित और पठनीय साधन हैं और भारतीय संदर्भ में ये कालखंड 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। तो जान लीजिए कि जो प्राचीन इतिहास का विभाजन है वो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हुआ है। और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। जो पत्थर के उपकरण हैं, खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन, इन सभी से कुछ जानकारी इतिहास के बारे में मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखित स्रोत तो हैं लेकिन वो गूढ़ हैं या वो पढ़े नहीं जा सके हैं। ऐतिहासिक काल सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आप जान लीजिए कि इस काल में लिखित और पठनीय साधन उपलब्ध हैं। भारत के संदर्भ में ये काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है। तो
तो यहाँ पर आ गया एक टर्म ईसा पूर्व। तो आइए जान लेते हैं ईसा पूर्व और ईसवी सन के बारे में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए, ईसा पूर्व और ईसवी सन किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ईसा जो है जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह को कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? तो ईसा पूर्व दोस्तों आप जान लीजिए कि ईसा पूर्व जो है ईसा मसीह जिनको हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं जो हैं। तो याद कर लीजिए दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको ईसा पूर्व की घटनाएं कहा जाता है, ईसा पूर्व। और दोस्तों ईसा पूर्व को 60 में BC कहा जाता है। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो 6ठी शताब्दी BC हो जाएगा। तो BC का फुल फॉर्म ही आप जान लीजिए, बिफोर क्राइस्ट होता है। देखिए BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के जन्म की पूर्व की घटनाओं को इतिहास में ईसा पूर्व कहा जाता है। इसे BC शॉर्ट फॉर्म में BC, जिसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, इससे संदर्भित किया जाता है। और ईसवी सन क्या होता है? तो ईसवी सन आप ये भी जान लीजिए, ईसवी सन जो है दोस्तों ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को ईसवी सन कहा जाता है। ईसवी सन कहा जाता है। वर्तमान में आप जान ही रहे हैं कि ईसवी सन चल रहा है 2023 ईस्वी। तो जो यीशु या ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईसवी सन कहा जाता है, और इसको शॉर्ट में AD कहा जाता है। AD का अर्थ होता है एन्नो डोमिनी। ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, एन्नो डोमिनी, याद रखिएगा, एन्नो डोमिनी कहा जाता है। और एन्नो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड इन लैटिन एंड एंशिएंट लैंग्वेज। तो याद कर लीजिए, जो ईसवी सन है वो ईसा के जन्म की बाद की घटनाओं को ईसवी से अभिहित किया जा सकता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत। तो स्रोत तो ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के साधनों का प्रयोग किया गया है। जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों में 3 प्रकार के साधनों का प्रयोग किया गया है। एक तो है पुरातात्विक स्रोत, आप जानते हैं पुरातात्विक स्रोत हैं। दूसरा प्रकार जो है दूसरा प्रकार साहित्यिक स्रोत है, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारे साहित्य रचे गए थे। साहित्यिक स्रोत से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा प्रकार है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों ने जो प्राचीन काल में भारत की यात्रा की थी या फिर व्यापार या भारत के बारे में जानने के क्रम में आए थे, तो उससे उनके विवरणों से भी दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। दोस्तों पुरातात्विक स्रोत के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के साधन हैं। पहले नंबर पर हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में या पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो अभिलेख आते हैं, अभिलेख जिससे कि हमें प्राचीन काल के बारे में, शासन व्यवस्था, समाज आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सिक्के भी हैं। प्राचीन काल में शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे। स्मारक हैं, कई प्राचीन स्मारकों का निर्माण किया गया था स्मारकों से। इसके अलावा दोस्तों भवनों से, कुछ भवन हैं जिनके अवशेष बचे हैं, मूर्तियों से और
चित्रकला आदि के जो अवशेष हैं, इनसे हमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। पुरातत्व के बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों, आर्कियोलॉजी वो विज्ञान है जिसके आधार पर प्राचीन टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और इससे प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन की जानकारी मिलती है। और पुरातत्व, तो जान लीजिए, पुरातत्व का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पुरातन ज्ञान यानी प्राचीन जानकारी। पुरातत्व का अर्थ होता है पुरातन ज्ञान यानी प्राचीन जानकारी और ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास या प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो यहाँ पर क्रम में आएंगे। दोस्तों, पुरातत्व के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान है उसमें अपने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक ब्रिटिश हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके बारे में आप जानते भी होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों, पुरातन के क्षेत्र में या पुरातत्व के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातत्व का जनक कहा जाता है भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इनकी पुस्तकों में द बुक ऑफ इंडियन एराज, द स्तूप ऑफ भरहुत और एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये सभी अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तकें हैं। और इनको दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारत में या भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन अभिलेख जो हैं उनको सुरक्षित करने के लिए उनको संग्रहालयों में रखा गया है। जो प्राचीन अभिलेख हैं उनको संग्रहालयों में रखा गया है ताकि उनके बारे में और अच्छे से जानकारी मिल सके। और ये अभिलेख पाषाण शिला के रूप में हैं, स्तंभ के रूप में हैं। तो पत्थर आप जानते हैं बहुत दिनों तक ऐसे रह सकता है। शिलालेख यानी जो प्राचीन शिलाएं हैं उन पे जो कुछ लेख लिखे गए हैं, स्तंभ हैं, ताम्रपत्र हैं और जो प्राचीन मंदिर की दीवारें हैं, मुद्राएं हैं और मूर्तियां, इन सभी पे अंकित मिले हैं। और दोस्तों, भारत में सबसे अधिक अभिलेख कहाँ पर संग्रहित किए गए हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैं बता दूं आपको। मैसूर कर्नाटक का प्राचीन नाम है। मैसूर के भूलेख शास्त्री, मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री, मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री कार्यालय जो है, आप जान लीजिए, मैसूर का मुख्य पुरालेख शास्त्री, यहाँ पर सबसे अधिक अभिलेख जो है इस कार्यालय में संग्रहित किए गए हैं। मैक्सिमम सबसे अधिक पुरातत्व अभिलेख जो है यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से जो अभिलेख मिले हैं वो सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, लेकिन उनके बारे में आप जान लीजिए उनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उनकी प्राचीनता भी सिद्ध नहीं होती है। और इस क्रम में दोस्तों यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है मध्य एशिया, जिसको एशिया माइनर भी कहा जाता है। मध्य एशिया का एक अभिलेख है, उसका नाम है बोगजकोई। बोगजकोई अभिलेख आप जानते होंगे दोस्तों, ये मध्य एशिया का अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई से कब का जो है ये देखिए, बहुत पुराना 1400 ईसा पूर्व यानी 1400 BC का एक अभिलेख मिला है। और ये सबसे अधिक प्राचीन, देखिए, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख ये माना जाता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, बोगजकोई जो कि मध्य एशिया या एशिया माइनर में है, यहाँ से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख की खोज जो है वीकलर, याद कर लीजिए, एक पुरातत्ववेत्ता थे वीकलर ने 1907 में किया था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मध्य एशिया के बोगजकोई से जो प्राप्त 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है ये सबसे प्राचीन माना जाता है और इसकी खोज
वीकलर ने 1907 में की थी। और दोस्तों आप जान लीजिए बोगज कोई अभिलेख से कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बनता है कि बोगज कोई से प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख में किन वैदिक देवताओं की जो है जानकारी मिलती है या किनका नाम उल्लिखित है। कौन कौन से वैदिक देवता हैं जिनकी जानकारी मिलती है। तो इसमें आप जान लीजिए इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोगज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर से मिला है 1400 ईसा पूर्व का है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। और यहाँ से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख में राजाओं के मध्य एक संधि का भी उल्लेख है जिसमें वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। अगर हम भारत में मिलने वाले प्राचीनतम अभिलेखों की बात करें तो भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। याद कर लीजिएगा, अशोका द ग्रेट। भारत में जो मिलने वाले प्राचीनतम अभिलेख हैं वो मौर्य सम्राट अशोक जो है वो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य सम्राट अशोक के माने जाते हैं जो देश के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं, अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में हैं, वो ब्राह्मी भाषा में हैं। ब्राह्मी प्राचीन भाषा है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लिपि है, भाषा नहीं, ब्राह्मी लिपि। देखिए अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। और इन अभिलेखों में क्या जानकारी मिलती है, अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसके धर्म और शासन की नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अशोक के बाद भारत में दो तरह के अभिलेख हुए हैं। तो ये अभिलेख कौन कौन से हैं, एक तो सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख जो शासकों द्वारा जो है उल्लिखित करवाए गए, और कुछ व्यक्तिगत अभिलेख मिलते हैं। तो दो प्रकार के अभिलेख हैं अशोक के बाद। दोस्तों सरकारी अभिलेख दरबारी कवियों द्वारा लिखी हुई प्रशस्तियां हैं। सरकारी में प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब यशोगान या यशगान है शासकों का, उनकी बड़ाई की गई है, प्रशंसा की गई है, या फिर भूमि अनुदान पत्र। और दोस्तों व्यक्तिगत जो अभिलेख हैं वो मंदिरों में या फिर मूर्तियों पर मिले हैं। मंदिरों में व्यक्तिगत अभिलेख मिले हैं। तो अभिलेखों के बारे में जो प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं इनके बारे में हमने जान लिया। अब आइए सिक्कों के बारे में जानते हैं। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो हैं मुद्राएं या सिक्के। मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन में सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं और सिक्कों को शासकों ने जारी करवाया था। दोस्तों इतिहास में सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, देखिए मुद्रा शास्त्र, इंग्लिश में इसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को। एक प्रश्न और आपका यहाँ पर बन जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। देखिए न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को, और मुद्राएं या सिक्के प्राचीन इतिहास को जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं। दोस्तों भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो प्राचीनतम सिक्के भारत में किस शताब्दी के हैं, ये 5वीं शताब्दी के हैं, 5वीं सदी के। भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इतिहास में सिक्कों के अध्ययन को आप जान ही रहे हैं, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और ये जो 5वीं शताब्दी के सिक्के हैं इनको क्या कहा जाता था, आहत सिक्के। आहत सिक्के इसलिए कि इनको पंच करके बनाया गया था। आहत सिक्कों, ठप्पा मारकर या मुहर लगाकर इन सिक्कों को बनाया गया था। आहत सिक्कों को पंच मार्क्ड सिक्के कहा जाता है। पंच मार्क्ड
जो है सिक्के आहत सिक्कों को कहा गया है। और इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी के, कुछ तांबे के बने हुए हैं। और इन सिक्कों पर याद कर लीजिएगा पेड़, सांड, हाथी, अर्धचंद्र इस प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं। इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं मिलता है और ऐसे सिक्कों को ठप्पा मारकर, ठप्पा पंच यानी ठप्पा, तो ठप्पा मारकर बनाया गया था, इसलिए इसको आहत सिक्का कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जो सिक्के हैं वहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। राजाओं के अतिरिक्त इनको कुछ व्यापारियों, व्यापारिक श्रेणियों और नगर निगमों के द्वारा भी जारी किया गया था। दोस्तों आहत सिक्के जो हैं आप जान लीजिए, आहत सिक्कों का सर्वाधिक प्राचीन भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से, और सबसे बड़ा भंडार अमरावती से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि आहत सिक्के या पंचमार्क्ड जो सिक्के हैं उनका जो भंडार है वो कहाँ से, तो ईस्ट यूपी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा मगध से, मगध आप जानते हैं कि प्राचीन बिहार की राजधानी थी, जो है प्राचीन बिहार में अवस्थित था मगध। और इसके अलावा दोस्तों ये सबसे बड़ा भंडार अमरावती से सबसे बड़ा भंडार आपका मिला है। और दोस्तों 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी का प्रधान स्रोत जो है सिक्कों को माना जाता है, क्योंकि इस समय भारत में पहली बार इंडो बैक्ट्रियन शासकों के द्वारा लेख युक्त सिक्के चलाए गए और इन लेख युक्त सिक्कों का बाद के भारतीय शासकों ने अनुकरण किया था। और इतिहास के वे चरण जिनमें अधिक मात्रा में सिक्के जारी किए गए, उससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये काल जो है जिसमें सबसे अधिक सिक्के निकाले गए वो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से उन्नत रहा होगा। आप ऐसे भी अनुमान लगाइए कि प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य होता था, और जिस काल में सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए उस काल में वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से वो विकास का काल रहा होगा। और जिस काल में सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए हैं वो निसंदेह इतिहास का वो काल व्यापारिक दृष्टि से अवनति या फिर अच्छा नहीं रहा होगा। दोस्तों सिक्कों या मुद्राओं द्वारा किनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो याद कर लीजिए दोस्तों, सिक्कों और मुद्राओं के द्वारा कुछ शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें मुख्य रूप से यवन शासक, शक शासक, पहलव, इसके अलावा कुषाण शासक, सातवाहन और गुप्त शासक, इन सभी के बारे में काफ़ी हद तक सिक्कों से जानकारी मिलती है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों में उसके बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है, आप जानते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है और इसीलिए इतिहासकार उसे संगीत प्रेमी कहते हैं। और समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप आकृति और अश्वमेध पराक्रम मिला है, जिससे उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की बात प्रमाणित होती है। दोस्तों गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे और सातवाहन नरेश ने सिक्कों पर जहाज की आकृतियां बनी थीं उनके द्वारा। तो इससे ये पता चलता है कि उनके समय में जो समुद्री व्यापार था उसका प्रचलन था। तो सिक्कों और मुद्राओं से हमें सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आइए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में स्मारक और भवन को जान लेते हैं। दोस्तों स्मारक और भवन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये इतने पुराने हैं कि इनके जो है स्पष्ट नहीं है। स्मारक और भवन के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आती हैं और उनसे हम उस समय के तत्कालीन जो है इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो याद रख लीजिए स्मारक और भवन जो स्रोत हैं उनसे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो स्मारक और भवनों से हमें दोस्तों इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ, इन सब से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। और जो प्राचीन काल में मंदिर बनाए गए थे, विहार, स्तूप, इन सभी से तत्कालीन धार्मिक आस्थाओं का ज्ञान होता है।
और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थलों की खोज जो है उसमें हमें 2500 ईसा पूर्व की पूर्ण विकसित सभ्यता का ज्ञान होता है। और प्रयाग में एक जगह है कौशाम्बी। प्रयाग में कौशाम्बी एक जगह है। कौशाम्बी आप जानते भी होंगे, कौशाम्बी जनपद है। वहाँ की खुदाई से उदयन, जो महाराज उदयन थे, उनके महल और घोषित राम विहार के अवशेष मिलते हैं। ऐसे ही कई अन्य स्थल हैं। अतरंजी खेड़ा, यहाँ की खुदाई से भारत में लोहे के प्रारंभिक प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी तरह दक्षिण भारत में एक जगह है दोस्तों, अरिकामेडु। अरिकामेडु एक जगह है दक्षिण भारत में। ये कहाँ पर स्थित है? ये वर्तमान पांडिचेरी में स्थित है अरिकामेडु। और इसकी खुदाई से किसके प्रमाण मिले हैं? रोमन बस्ती के प्रमाण मिले हैं अरिकामेडु से। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत में पांडिचेरी में अरिकामेडु है, यहाँ से रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रथम शताब्दी, देखिए प्रथम शताब्दी में जो भारतीयों का व्यापार है वो रोम से होता था। इसके अलावा कुछ मंदिर हैं। देवगढ़ के मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, ये गुप्त काल में मंदिर थे। इसके अलावा दोस्तों अजंता की गुफा में बने चित्र हैं। नालंदा में महात्मा बुद्ध की तांबे की मूर्ति है, वहाँ से तत्कालीन हिंदू सभ्यता और कला के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। और मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं, द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम रूप तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, इसमें मिलता है। और भारत की सीमा के बाहर दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया में जो मंदिर मिले हैं वहाँ से स्तूपों के अवशेष मिले हैं। वहाँ से भारतीय संस्कृति के विदेशों में व्यापक प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं जावा में दोस्तों स्तूप है, उसका नाम है बोरोबुदुर स्तूप। बोरोबुदुर स्तूप जो है ये जावा में स्थित है, जान लीजिए। ये भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत हैं, क्योंकि भारतीयों का जो आना जाना था, व्यापारिक विदेशों से भी संबंध स्थापित हुआ था। तो जावा में बोरोबुदुर स्तूप है। और कंबोडिया में आप जान लीजिए, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर जो है ये कंबोडिया में है। और यहाँ से दोस्तों आप जान लीजिए कि जो है भारतीयों का या जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला था, इसका विदेशों में भी प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसमें हमने जान लिया दोस्तों कि प्राचीन भारत के इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसमें पुरातत्व में कौन कौन सी चीज़ें, तो हमने पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक, भवन, मंदिर इत्यादि हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब आइए दूसरा जो हम जानेंगे, दूसरा स्रोत जो है वो क्या है? दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत भी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। साहित्यिक स्रोत के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें इतिहास को एक क्रम से जो है पढ़ेंगे। और आज का ये जो है शुरुआती हमने प्रयोग के तौर पर ही किया है कि आपको कितना ये फ़ायदेमंद हो रहा है। अगले वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत और उसके अलावा आप जान लीजिए विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे, जहां से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए तो आपको कितना लाभ होगा या आप इससे कितना लाभान्वित होंगे। तो वीडियो से जुड़े रहें। और ये वीडियो, इस तरह की वीडियो हम डेली लाएंगे ताकि जल्दी से प्राचीन इतिहास को कवर करें, उसके बाद मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास पर आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।